नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभय कुमार दुबे जी के साथ हम लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति और चुनाव को डिस्कस कर रहे हैं, उस पर डिबेट कर रहे हैं, उसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमने अब तक दो भागों में बात किया है। पहला हमने बातचीत की है भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है उसके मसले पर, और दूसरा पार्ट हमने किया था समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव को लेकर। उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो चुनाव है वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में सिमटता दिखाई पड़ रहा है। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति और चुनाव जो अब तक चतुष्कोणीय मानी जाती थी, कम से कम 2019 के पहले तक, उसमें मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी की क्या भूमिका हो सकती है? क्या जो बात ये कही जा रही है कि पूरा चुनाव बाइपोलर है, सिर्फ दो पार्टियों के बीच में है, क्या इसमें कोई सच्चाई है या फिर ये एक मिथ मेकिंग है? मिथ मेकिंग का मतलब ये है कि दोनों पार्टियों को सूट करता है कि वो ये इस बात को प्रचारित करें और जनता के दिमाग में बैठाने की कोशिश करें कि दरअसल तीसरी पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए उसको वोट देकर अपना वोट वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। क्या यह माना जाए कि उत्तर प्रदेश के अंदर दलित राजनीति, दलित आंदोलन जो 1990 के बाद से एक बहुत ही मजबूती के साथ उभरा था और कांशीराम का जो एक अनोखा अनूठा प्रयोग था, क्या वो सूखता जा रहा है या ये महज लफाजिया है? इन्हीं पर करेंगे बातचीत। तो चर्चा। अभय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभय जी, अब उत्तर प्रदेश चुनाव का ऐलान हो चुका है, लिहाजा सबकी नजर अब उत्तर प्रदेश में लगी हुई है। आपको क्या लगता है, क्या ये जो बार बार कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर्फ दो पार्टियों के बीच में सिमट कर रह गया, क्या इसमें कोई सच्चाई है? और इस सच्चाई में मायावती की बीएसपी कहां पे स्टैंड करती है? देखिए, अगर इस बात में सच्चाई नहीं होती तो कोई ना कोई तो स्वर ऐसा सामने आया होता, कोई ना कोई सर्वेक्षण तो ऐसा सामने आया होता, कोई ना कोई अध्ययन तो ऐसा सामने आया होता जो ये कहता कि उत्तर प्रदेश का चुनाव तितरफा है या चौतरफा है। लेकिन अभी तक जितनी भी सेफोलॉजिकल, जितने भी चुनाव शास्त्रीय प्रमाण मिले हैं जिनसे हम अंदाजा लगा सकते हैं हालात का, उससे यही लग रहा है कि ये चुनाव विपक्ष में कोई एकता नहीं है। इसके बावजूद भी दरअसल भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी है। और जो बहुजन समाज पार्टी ने अपनी दावेदारियां पेश की हैं, वो दावेदारियां आश्चर्यजनक रूप से मौन पड़ी हुई हैं। उनमें वो मुखर भी नहीं दिख रही दावेदारियां। और उसमें अगर आप 2007 में मायावती ने अपने दम पे पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था, उसके बाद से अगर आप बहुजन समाजवादी समाज पार्टी का रिकॉर्ड देखें तो आप पाएंगे कि उनके वोट लगातार गिरे हैं। उनके उनके चुनावी प्रभाव में और परिणामों में लगातार गिरावट आई है। तो ये सब चीजें आपस में जुड़ती हैं। इसकी वजह से ये छवि बनती है कि बहुजन समाज पार्टी कुछ कर नहीं पाएगी। अब देखिए, उन्होंने शुरुआत कैसे की? उन्होंने शुरुआत ब्राह्मण दलियों से की, और ब्राह्मण दलियों में सतीश चंद्र मिश्रा की अगुवाई में जो कुछ हुआ वो सब हम लोगों के सामने है। और उन्होंने कोशिश की कि वो भाजपा से भी अधिक जातिवादी किस्म के भाषा इस्तेमाल करें और उग्र हिंदुत्व, उनकी भाषा बिल्कुल ऐसी थी जैसे कि हिंदुत्ववादी समूह और जिसको फ्रिंज एलिमेंट करते हैं वो जिस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की भाषा वो इस्तेमाल करते हुए दिखे। तो मुझे लग, और अब धीरे धीरे वो भी बंद हो गया है। अब उस तरह के प्रयास भी नहीं हो रहे हैं। तो अब बस आखिरी आकलन हम उनका तब करेंगे जबकि वो टिकट बांटेंगे। जब वो टिकट बांटेंगे तब हम देखेंगे कि दरअसल वो किस तरीके से टिकट बांट रहे हैं और समाज के किस तबके के वोट लेने पे उनका फोकस है। आपकी आवाज नहीं आ रही है आशुतोष जी। 2019 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उस लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और मोदी के प्रभाव को रोकने के लिए बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था। और उस गठबंधन में जो ज्यादा जीत अगर किसी को हासिल हुई थी तो बीएसपी यानी मायावती को मिली थी। लोकसभा की सीटें भी उनकी समाजवादी पार्टी से ज्यादा थी और जो वोटों का परसेंटेज था वो भी समाजवादी पार्टी से उनका ज्यादा था। बीएसपी को 19% वोट मिला था, समाजवादी पार्टी को 18% वोट मिला था। तो ऐसा क्या हुआ पिछले 1.5 साल के अंदर या 2 साल के अंतर्गत कि आज वहां समाजवादी पार्टी को तो गेन हो रहा है, समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ती दिखाई पड़ रही है, लेकिन मायावती बीएसपी पिछड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। क्यों ऐसा है? ठीक है। हाँ, मेरा कहना है कि जो 2019 के चुनाव के आंकड़े आपने दिए वो आंकड़े ठीक हैं, लेकिन उसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में बहुत ही कम अंतर है, 1% वोटों का अंतर है। तो उससे हम लोग कोई बहुत बड़ा मतलब उस तरह से नहीं निकाल सकते। दूसरी बात यह है कि मैं कहना आपसे ये चाहता था
जो अखिलेश यादव का इस चुनाव में फोकस है, वो फोकस खास तरह का फोकस है। उन्होंने एक पिछड़ी जातियों का ओबीसी मतदाता मंडल का एक बुके बनाने की कोशिश की है जी। वो कोशिश ही कर रहे हैं कि उसका एक बुके बनाए हम और उसको फिर उत्तर प्रदेश के मतदाता मंडल के सामने पेश करें। अगर आप इसके मुकाबले बहुजन समाज पार्टी के फोकस को देखें, चुनावी रणनीति के फोकस को देखें, तो आप पाएंगे कि वो फोकस बिखरा हुआ है। उन्होंने ब्राह्मण वोटों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की, ये देख के कि भाजपा से वो लोग नाराज हैं, लेकिन उस कोशिश में भी कोई निरंतरता नहीं है। एक तो वो कोशिश बहुत देर से उन्होंने शुरू की, हालांकि उनके पास 2007 के चुनाव का अच्छा तजुर्बा था, वो चाहते थे उस तजुर्बे का इस्तेमाल करके बहुत पहले से ये कोशिश शुरू कर सकते थे, तो हो सकता हो ना कुछ कामयाबी मिलती इसके अंदर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि जिसको स्लगिश अप्रोच कहते हैं आप अंग्रेजी में, उसी तरह का रवैया मायावती का रहा है। मायावती ये मानती हैं कि जो जाटव वोट है उनकी जेब में पड़ा हुआ है, और उसके बाद वो जिस बिरादरी के जिस धर्म के व्यक्ति को टिकट देंगी और उसको जो जाटव वोट मिलेंगे उसके बदले में उसके अपने वोट मिल जाएंगे, और इस तरीके से वो चुनाव के अंदर एक हलचल मचा सकेंगे। तो मोटे तो कहने के लिए किसी किसी निर्वाचन क्षेत्र में रणनीति कामयाब भी हो जाती है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखकर इस रणनीति को चलाना और ये मान लेना कि इसके आधार पर आप चुनाव जीत सकते हैं या भाजपा को टक्कर दे सकते हैं, मेरे ख्याल से ऐसा मानना नादानी होगी। हम किसी कॉन्स्पिरेसी थियरी के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मायावती के प्रदर्शन को लेकर और मायावती के चुनावी राजनीति को लेकर इस वक्त उत्तर प्रदेश में बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थियरीज के बारे में बातचीत की जा रही है। हम उस कॉन्स्पिरेसी मैं उस कॉन्स्पिरेसी बिल्कुल। महत्वपूर्ण बात यह कि आज की तारीख में मायावती उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में बहुत एक्टिव दिखाई नहीं पड़ रही। प्रियंका गांधी एक्टिव नजर आ रही है, अखिलेश यादव एक्टिव नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तो भयंकर तौर पर एक्टिव नजर आ रही है। एक बहुत ही सीजन कैंपेनर होने के नाते मायावती क्यों एक्टिव दिखाई नहीं पड़ती है? और वो 4 बार की मुख्यमंत्री है और बहुत मजबूत और सशक्त मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। 2007 में अपने बल पर सरकार उन्होंने बनाई है, तो ऐसा नहीं है, और वो जुझारू महिला मानी जाती है, ऐसा नहीं कि बहुत कमजोर मानी। उनकी इनएक्टिविटी का का जो कारण है, क्या उनको इस बात का एहसास हो गया कि उनका वोट बेस सिकुड़ गया है, या उनको ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि उनका वोट बैंक जाएगा कहां, जैसा आपने कहा स्लेबिस मान सकता है? देखिए, इसमें मैं ये मानता हूं कि ये सही है कि वो इतने बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और उनको राजनीति करना अच्छी तरह आता है, वो चुनाव भी जीत चुकी हैं अपने दम पर, ये सब बातें सही है। लेकिन मायावती के लिए चुनावी गतिविधि का एक दूसरा मतलब है। पहली बात तो यह है कि उनकी पार्टी आंदोलन में विश्वास नहीं करती। क्योंकि आंदोलन में विश्वास नहीं करती, इसलिए उनके कार्यकर्ताओं में और उनके जनाधार में कोई आंदोलनकारी आवेग नहीं। वो लोग देर तक चुनाव का इंतजार करते हैं और जब चुनाव सिर पे आ जाता है तब वो सक्रिय होते हैं। इस बार आश्चर्य की बात यह है कि चुनाव सिर पे खड़ा हुआ है फिर भी वो सक्रिय नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। और उनके लोग, जब उनके लोगों से बातचीत की जाए, जब टीवी के संवाददाता उनके लोगों से बातचीत करते हैं या उनके बयान वगैरह हम लोग सुनते हैं, तब वो वही तर्क देते हैं जो बहुत पुराना तर्क है कि देखिए हम तो बहुत ही दबे कुचले वर्ग के प्रतिनिधि हैं, हमारी आवाज तो कोई सुनता नहीं है, इसीलिए सर्वेक्षण वगैरह में हमारी आवाज नहीं आ रही है। तो मोटे तौर पर उनकी बात ये सही है कि उनका स्वर देर में आता है और हमेशा उनको कम करके दिखाया जाता है, जबकि उनका प्रदर्शन जो है वो ज्यादा दिखता है। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने उसके 2007 के बाद उनके इतिहास में चर्चा की, उनके ग्राफ में लगातार गिरावट है और कोई कारण मुझे नहीं दिखाई पड़ता कि इस बार उनका ग्राफ पहले से ज्यादा न गिर जाए। और अगर उन्होंने वास्तव में इस चुनाव को तरफा या चौतरफा बनाने में कामयाबी हासिल की, तो उसके परिणाम वो होंगे जिनके बारे में हम लोग कुछ अंदाजा भी लगा सकते हैं। बिल्कुल। मायावती के बारे में हमेशा ही कहा गया है कि जो दलित वोटर है उसमें वो उनके साथ बड़ी मजबूती के साथ रहता है, और भारतीय जनता पार्टी ने इसको बड़ी कामयाबी के साथ 2014, 2017, 2019 से प्रचारित किया कि दरअसल उनके साथ सिर्फ जाटव वोटर रहता है, गैर जाटव वोटर उनके साथ नहीं रहता। ये जो बाइनरी भारतीय जनता पार्टी ने क्रिएट की है, क्या आपको लगता है कि ये सच्चाई है कि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ जाटों की पार्टी बनकर रह गई, इसलिए 9% वोट? 2017 में आपको ओम प्रकाश राजभर के जो भाषण होते थे उनकी याद दिलाता हूं। 2017 में ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। अति पिछड़ों और अति दलितों को भाजपा के साथ जोड़े रखने में उनकी चुनाव मुहिम ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो हमेशा अपने भाषणों में एक फिक्रा बोलते थे। वो फिक्रा इस तरह का था कि मुर्गी नाचे
कहीं और अंडा दे चमरोटी में, मुर्गी कहीं भी नाचे लेकिन उसका अंडा हमेशा चमरोटी में गिरता है। यानी सारा का सारा आरक्षण का, नौकरियों का, सत्ता से नजदीकी का जितना भी लाभ है, वो सारा का सारा लाभ जो है वो जाटव समाज को प्राप्त होता है मायावती के शासनकाल में। इस तरह की छवि लगातार प्रचारित की गई और जो गैर जाटव दलित जातियां हैं उनको अपने साथ जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सक्रिय प्रयास किए और उसका उन्हें लाभ भी प्राप्त हुआ। आज जो गैर जाटव दलित है वो भारतीय जनता पार्टी को मेरे ख्याल से मोटे तौर पे अपनी पार्टी मानता है। वाल्मीकि समाज को देखिए आप, वाल्मीकि समाज का तो अम्बेडकरिज्म से हमेशा आंकड़ा 36 का रहा है। वाल्मीकियों के मोहल्लों में, उनके टोलों में अम्बेडकर जयंती नहीं मनाई जाती और दूसरे जो दलितों की दूसरी जातियां जो हैं, जो संख्या बल में बहुत कमजोर हैं, वो ये मानती हैं कि आरक्षण के सारे लाभ सामाजिक न्याय के नाम पर केवल जाटव समाज ही उठा लेता है। और बहुजन समाज पार्टी की छवि क्या, ये तो एक तथ्य है कि बहुजन समाज पार्टी दलित ब्यूरोक्रेसी की पार्टी है। जो दलितों का अधिकारी, काशीराम इस बात को खुल के कहते थे। जी। काशीराम कहते थे कि ये एक अदृश्य किस्म का समर्थन आधार है हमारा, जो हमारे पीछे खड़ा हुआ है। तो जो और जो दलित ब्यूरोक्रेसी है उसके अंदर जाटव अफसरों की बहुत बड़ी संख्या है, गैर जाटव अफसर उसमें ना के बराबर है। तो ये सबको समझ में आती है बात। और मायावती ने होशियारी नहीं दिखाई। शुरू में जब उनकी राजनीति काशीराम की विरासत के रूप में उछाल पर थी, तब उन्हें गैर जाटव दलितों के तमाम वोट वगैरह मिलते रहे, लेकिन धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से राजनीति में हस्तक्षेप किया, उसमें आज वो वोट उनके साथ नहीं खड़े हुए हैं। उन वोटों को अपने साथ करने के लिए मायावती को विशेष प्रयास करने होंगे। हम टिकट बांटने की प्रक्रिया पर ध्यान रखेंगे, तब पाएंगे कि वास्तव में उस प्रकार के प्रयास करते हुए दिखाई पड़ रही है। और हमने पिछले बार आपके कार्यक्रम में भी इस बात की चर्चा की थी कि गैर जाटव दलितों को अपने साथ जोड़ने की कोई कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से नहीं दिखाई पड़ती। तो देखा जाए कि ये एक ऐसा मतदाता मंडल है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए खुला छोड़ दिया गया है कि आप इसकी गोलबंदी अपने पक्ष में कर लें। और कहते हैं लोग कि प्रियंका गांधी कोशिश कर रही है करने की, लेकिन वो चीज तो दिखाई पड़नी चाहिए भाई। आजकल तो सीधे सीधे गिना जाता है कि आपने किस बिरादरी को कितने टिकट दिए, किस इलाके में कितने वोट हैं। अगर 7, 8 या 10 निर्वाचन क्षेत्रों में किसी एक खास बिरादरी का बोलबाला है, उसके ज्यादा वोट है, तो वहां उसके बंदे को टिकट मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है टिकट, इसका मतलब है कि आप वो उस पार्टी के, उस बिरादरी के राजनीतिक हितों को संबोधित नहीं कर रहे। बिल्कुल, ये दलित मूवमेंट और दलित पॉलिटिक्स का एक लॉजिक भी होना चाहिए कि जिस उस लॉजिक के हिसाब से जो वाल्मीकि है, पासी है, जो गैर जाटव जातियां हैं, उनको कुछ भी हो जाए लेकिन उनको मायावती के साथ अपने आप को अलाइन करना चाहिए था। जो लार्जर दलित अस्मिता उसके साथ अपने को जोड़ना चाहिए। उसके बजाय वो भारतीय जनता पार्टी से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शन आपको दिखाई नहीं पड़ता? क्या ये मायावती की अपनी कमजोरी है या उत्तर प्रदेश के अंदर दलित मूवमेंट की कमजोरी है? आशुतोष जी, शुरू में उन्होंने ऐसा किया भी। भाई शुरू में तो ज्यादातर दलितों के वोट 80% दलितों के वोट मायावती को ही मिलते थे। उसमें गैर जाटव वोट भी हुआ करते थे और किसी को मिलते ही नहीं थे। कांग्रेस को उन्होंने पूरी तरीके से छोड़ दिया था। समाजवादी पार्टी में उनकी कोई रुचि नहीं थी। भाजपा उनके लिए ब्राह्मण बनियों की पार्टी थी। सारे वोट उन्हीं को मिलते थे। लेकिन जब कोई नेता और कोई पार्टी किन्हीं वोटों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगती है, ये तो हमारे जेब में ही पड़े हुए हैं, हमें इनकी क्या चिंता है, ये कहाँ जाएंगे हमें छोड़कर, तब फिर समस्या जो है, समस्या बिगड़ जाती है, परिस्थिति बिगड़ जाती है। जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि लोकतंत्र लेन देन का, लोकतांत्रिक सत्ता जो है उसमें लेन देन चलता है। वो लेन देन कभी खुलेआम होता है, कभी वो चुपचाप होता है। अगर किसी भी समुदाय को, सभी समुदाय जागरूक हैं, सबका राजनीतिकरण हो चुका है, इसी समुदाय को लगता है कि चुनाव दर चुनाव उनके वोट लिए जा रहे हैं, बदले में उन्हें कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है, तब वो फिर अपनी राजनीतिक निष्ठाओं के लिए विकल्पों की तलाश करनी शुरू कर देते हैं। और अगर उन्हें कोई विकल्प मिल गया है तो फिर वो उसको आजमाते हैं, उस विकल्प को। जो गैर जाटव दलित हैं वो आजमा रहे हैं। और ये समस्या दलित आंदोलन में केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर समस्या मौजूद है। भाई जो महाराष्ट्र में जो गैर महार जातियां हैं, उन गैर महार जातियों ने अम्बेडकर की जिंदगी में उनको एक पत्र लिखा था। इस पत्र में उनसे पूछा गया था कि आप केवल आप महारों के ही नेता क्यों हैं। उसके बाद अम्बेडकर को स्थापित करने के लिए, अम्बेडकर की मृत्यु के बाद में 1990 में जब अम्बेडकरवाद का उभार हो रहा था सारे देश में, उस वक्त ईपीडब्ल्यू वगैरह पत्रिकाओं में इस तरह के बहुत लेख छपते थे कि भाई अम्बेडकर को केवल महारों का नेता मानना उचित नहीं है। यानी 2090 और उस 90 के दशक तक दलित आंदोलन का जो इनर डिस्कोर्स था
जो आंतरिक विमर्श था, उसमें इस बात को लेकर बहस होती थी कि क्या अम्बेडकर केवल बाहरों के नेता थे, क्योंकि बाबा साहब की जो राष्ट्रीय स्मृति है, जिसके आज हम सब लोग कायल हैं, या बाबा साहब का जो एक समाज परिवर्तन का जो विचार था, जिसके हम सब लोग कायल हैं, उसमें राजनीतिक व्यवहार के धरातल पर, पॉलिटिकल प्रैक्टिस के धरातल पर जो समस्याएं थी, वो समस्याएं आज सामने दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन बाई प्रॉक्सी आप किसी समुदाय के वोट ज्यादा दिनों तक देते नहीं रह सकते। आप पंजाब में देखिए, पंजाब में 38% दलित वोट हैं। कांग्रेस को बहुत बड़े पैमाने पर दलित वोट मिलते रहे हैं। इतने साल तक राजनीति करने के बाद में पंजाब, अब 60 के दशक में पंजाब बना था, आप देखिए ना, अब जाके दलित मुख्यमंत्री इन्होंने दिया है। सबसे बड़ा दलित समुदाय है पंजाब का। उसके बाद अब दलित मुख्यमंत्री जाके वो दे पाए हैं, वो भी जब वो क्रय संकट में फंस गए, वरना अपनी जाट से कोई मुख्यमंत्री बनाते। तो ये बताते हैं कि भाई जो ऊंची जातियों की और ताकतवर समुदायों की जो पार्टियां हैं, वो कमजोर समुदायों के वोट बाई प्रॉक्सी ले लेना चाहती हैं और लेते रहना चाहती हैं, बदले में उनको देना कुछ चाहती नहीं है। तो ऐसे में एक समय ऐसा आता है जबकि उनका राजनीतिक समीकरण गड़बड़ा जाता है। वही कांग्रेस के साथ हुआ और वही मायावती के साथ हो रहा है। मायावती ने जिस सवाल के ऊपर कांग्रेस की दुर्गति की थी, उसी सवाल के ऊपर आज भाजपा ने मायावती की दुर्गति कर दी है। तो क्या आप उत्तर प्रदेश के दलित आंदोलन को महाराष्ट्र के दलित आंदोलन की तरीके से बिल्कुल छिन्न भिन्न या अस्तित्वहीन होते हुए देख रहे हो कि महाराष्ट्र के अंदर दलित आंदोलन का जो राजनीतिक पार्टियां थी, आंदोलन, अखिलेश जी हमारे गुरु थे प्रोफेसर डीएल शेठ, वो हमेशा कहते थे ध्यान रखो, जन आंदोलन और चुनावी राजनीति, ये दो अलग अलग श्रेणियां हैं। जब आप इन दोनों श्रेणियों का घालमेल करते हैं, जैसे अंबेडकर हमेशा ही दलित आंदोलन के आइकॉन रहेंगे, उनके बहुत बड़े प्रतीक रहेंगे, लेकिन जब चुनावी गतिविधि का सवाल आएगा, वहां पर उनका वो आइकॉनिक प्रेजेंस जो है, जो मौजूदगी है अंबेडकर की, वो मौजूदगी उतनी प्रभावी नहीं रहेगी। तो दलित आंदोलन एक चीज है। अब आप उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश में स्वामी अछूतानंद के नेतृत्व में जो आंदोलन चला था 20वीं सदी की शुरुआत में, जो आंदोलन चला था, उस आंदोलन में ज्यादातर उत्तर प्रदेश का जो जाटव समाज था या चमार समाज जो था, उसी की भागीदारी थी। दूसरी जातियों की तो भागीदारी उसमें ना के बराबर ही थी उसके अंदर। भाई आंदोलनों की बहुत बड़ी छवि थी, जैसे कि स्वदेशी आंदोलन है, कह रहे थे स्वदेशी आंदोलन था, ये मुख्य तौर पर उसमें हिंदुओं की भागीदारी थी, मुसलमानों ने तो उसके अंदर भागीदारी नहीं की थी। तो हम लोगों को किसी आंदोलन के सामाजिक चरित्र पर निगाह रखनी चाहिए। दरअसल भले ही उसमें कहने के लिए कितनी भी कोई भी बात की जा रही हो, लेकिन अंततः दरअसल समाज का कौन सा हिस्सा उसमें भागीदारी कर रहा है। जैसे पेरियार का आंदोलन था या फुले का आंदोलन था, अंबेडकर कितने भी ग्लोइंग टर्म्स में उन आंदोलनों को याद करते रहे, लेकिन वो जानते थे कि ये दक्षिण भारत की शूद्र जातियां हैं, उनके आंदोलन है, दलित जातियों के आंदोलन नहीं है। इसलिए वो सुचिंतित तरीके से अपने आप को इन आंदोलनों से दूर रखते थे। इस संदर्भ में एक सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि अब यहां से आप बीएसपी का भविष्य क्या देखते हैं, खासतौर उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती का भविष्य क्या देखते हैं? देखिए, हमेशा बीएसपी के पास एक बहुत बड़ा जनाधार है और अभी भी समय है कि वो समझ जाए, अभी भी समय है कि मायावती जी अपनी शैली बदलें, अभी भी समय है कि वो ये सब सतीश मिश्रा के जरिए ब्राह्मण वोटों को पटाने का, सबसे पहले तो आपकी जो बुनियादी जमा पूंजी है, आप उसको सुधारेंगे, उसको संभाल के रखेंगे ना। आप अपनी बुनियादी जमा पूंजी को तो संभाल के रख नहीं रहे हैं और आप कह रहे ब्राह्मण वोट हमें मिल जाए, ठाकुर वोट हमें मिल जाए, ये सब वोट मिल जाए, इसका क्या मतलब है? पहले अपने घर को आप मजबूत कीजिए। उनका घर है, दलित राजनीति का घर है, उसमें दलित वोट जो है वो उनके प्रति पूरी तरह निष्ठावान है कि नहीं है, इस बात को वो सुनिश्चित करें। इस बात को वो सुनिश्चित करेंगे तो समाज के गैर दलित तबकों के वोट भी उन्हें मिलने शुरू हो जाएंगे, जो कि 2007 में मिले थे। तो एक बार मिल चुके हैं उन्हें वोट, लेकिन वो उन्होंने उस पूरे अवसर का उन्होंने दुरुपयोग किया। बिल्कुल। क्या आप चुनाव के बाद अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ सीटें कम हो सकती हैं, अगर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, तो आप मायावती को कहां देखेंगे? समाजवादी पार्टी के साथ देखेंगे या बीजेपी के साथ देखेंगे? भाई मायावती का तो फंडा सीधा है, अगर भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार होगी तो वो भाजपा के साथ अलायंस कर लेंगे। ये पहले हो चुका है। उनके पास 50-60 सीटें हुआ करती थी, भाजपा के पास 160-70 सीटें हुआ करती थी, वो उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हो जाती, तो 3 बार भाजपा के साथ अलायंस किया उन्होंने। इस तरह के अलायंस ज्यादा चलते नहीं है, तो वो नहीं चले, उसमें बहुत बदमजगी फैली, बहुत तोड़फोड़ हुई, ये सब हुआ उसमें।
तो अगर मायावती का मकसद मुख्यमंत्री बनना है, तो मुख्यमंत्री बनाने के लिए भाजपा तैयार हो जाएगी, तो वो भाजपा मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार नहीं हुई तो वो नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, फिर वो एक अपनी अलग आइडेंटिटी बना के रहेंगे, ऐसा आइडेंटिटी की बात करेंगे जी। बिल्कुल। अभय जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे अभय कुमार दुबे। आज हमने बातचीत की मायावती की राजनीति के ऊपर कि आखिर क्या कारण है कि मायावती की राजनीति उत्तर प्रदेश में इस वक्त कमजोर दिखाई पड़ती। अगले हफ्ते हम फिर अभय जी से बातचीत करेंगे और तब चर्चा करेंगे कांग्रेस पार्टी की राजनीति के ऊपर। जिस तरीके से प्रियंका गांधी एक्टिव है, क्या वो कुछ चुनावी डिविडेंड या चुनावी फायदा उनको दे पाएगा या महज ये एक खामख्याली होकर रह जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।